हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज का कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं और आज हम रियल नंबर पूरा का पूरा चैप्टर समझने वाले हैं। आज की क्लास में इसको पूरा ख़त्म कर लेंगे। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं सब हम करने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से चैप्टर समझ आ जाए। ठीक है, तो एक बार बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। रियल नंबर्स जैसे कि चैप्टर का नाम है, तो रियल नंबर्स के बारे में हम समझें उससे पहले अपने को नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में कैसे कैसे अपने पास नंबर्स होते हैं और मतलब उसमें से रियल नंबर कहाँ पे लाई कर रहे हैं और इनके बारे में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार नंबर सिस्टम लिख देता हूँ। तो नंबर सिस्टम में जो यूजुअली नंबर होते हैं दैट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नंबर सिस्टम जो कि दो चीज़ों से मिलके बनते हैं। एक नंबर होते हैं हमारे रियल नंबर टाइप के, रियल मतलब समझ रहे हो ना, असली टाइप के, जिसके बारे में हमें पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, और दूसरे नंबर होते हैं अपने इमेजिनरी नंबर। इसके बारे में अभी अपने को कुछ पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है, बट स्टिल एक बार हल्का सा आइडिया ले लेंगे कि इमेजिनरी नंबर भी होते क्या हैं। ठीक है, तो रियल नंबर जैसा कि इसका नाम भी अपने को बता ही रहा है कि असली टाइप के नंबर होते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में इनका सिग्निफिकेंस होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं ये फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइड होता है। ये फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है अपने रेशनल नंबर्स, सुना ही हुआ है तो आपने, और दूसरे होते हैं अपने इर्रेशनल नंबर होते हैं भाई। ठीक है, जो होते हैं हमारे रेशनल नंबर, ये ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें एक नंबर अपॉन में दूसरे नंबर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं और यहाँ पे जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि एक इंटीजर अपॉन में दूसरा इंटीजर। p बाई क्यू की फॉर्म में जो भी हमारे नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि मैं आपको दे दूँ तो 10 डिवाइड बाई 3 या फिर सपोज 5 डिवाइड बाई 2 या 2 बाई 5, या खाली अगर मैं 7 भी लिख दूँ तो 7 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि जितने भी अपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब किसकी कैटेगरी में लाए करते हैं, अपने रेशनल नंबर की कैटेगरी में लाए करते हैं भाई। अच्छा भाई, अगर मैं रेशनल नंबर का नेचर समझना चाहूँ तो मैं इन्हीं एग्जाम्पल से इसका नेचर समझ भी सकता हूँ। 10 बाय 3, इसका मतलब क्या होता है कि 10 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, और अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 3 पे जाएगा, यहाँ पे अपना 9 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा 0.0, यहाँ 3, यहाँ 9, 1 रिमाइंडर 0, 3, और ये कहानी चलती ही जाएगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब मैं ये जो अपने रेशनल नंबर होते हैं इनको डिवाइड करके देखता हूँ तो इसका जो मेरे को नेचर मिलता है ना, वो किस टाइप का मिलता है, रिपीटिंग टाइप का इसका नेचर मेरे को मिलता है, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का इसका नेचर मेरे को देखने के लिए मिलता है भाई। कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि कभी भी ये रुकेगा नहीं है, डिवीजन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये चलते ही जाएगा बट रिपीट हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का इसका क्या हो जाता है, नेचर हो जाता है। मतलब रुकेगा नहीं कभी भी, पर रिपीट होने लग जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 3.3333 ये रिपीट होने लग रहा है। या फिर और हम देखें तो कैसा इसका नेचर हो सकता है, इसका नेचर एक एग्जाम्पल और पकड़ के देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँ तो ये 2 पे चले जाएगा, यहाँ आएगा 4, पॉइंट लगाऊंगा 1 और यहाँ पे 0 लगाऊंगा, ये कितने पे चले जाएगा 5, और ये अब हमारी ये डिवीजन ख़त्म हो जाएगी। यानी कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये टर्मिनेट भी हो जाते हैं। तो इसका नेचर कैसा हो सकता है, टर्मिनेटिंग टाइप का भी इसका नेचर हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि या तो जब हम अपने रेशनल नंबर की डिवीजन कैरी आउट करेंगे तो या तो ये टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब कि ख़त्म हो जाएंगे, मतलब कि बिल्कुल कोई रिपीट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, या फिर अपना क्या होगा, ये रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक काम अगर हो जाता है तो हम अपने नंबर को क्या बोल सकते हैं कि रेशनल टाइप का, और दिखेगा कैसे, ये एक नंबर अपॉन में दूसरे नंबर की फॉर्म में दिखेगा। यानी कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कोई भी नंबर जो एक नंबर अपॉन में दूसरे नंबर की फॉर्म में इस तरीके से नज़र आता है, जब भी हम इनको डिवाइड करेंगे तो या तो ये इस तरीके से रिपीट होने लग जाएंगे या फिर टर्मिनेट होकर के ख़त्म हो जाएंगे भाई। इससे एग्जैक्ट उल्टा हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर क्या बोलता है कि ना तो हम टर्मिनेट होंगे और ना तो हम रिपीट होंगे, मतलब इनमें से कोई भी काम हम करने के लिए तैयार है नहीं। तो इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप का इनका नेचर हो जाता है। यानी कि इन दोनों में से कोई काम नहीं करेंगे, ना तो रिपीट होंगे कभी भी और ना ही ये कभी भी रुकेंगे भाई। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड
नॉन रिपीटिंग टाइप का इसका ये नेचर हो जाता है। मतलब कि ये हुआ कि नंबर कभी भी ख़त्म तो होगा ही नहीं और कभी भी रिपीट भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आज मैं किसी एक इरेशनल नंबर को लिखना शुरू कर दूं और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उस नंबर को लिखता जाऊं, कभी भी वो ख़त्म नहीं होने वाला और ना ही वो रिपीट होने वाला है। मतलब पूरी ज़िंदगी एक ही नंबर लिखते रहूँगा, तभी भी उस पूरा नंबर को मैं नहीं लिख पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि 1.01, 001, 001 और इसी तरीके से पैटर्न चलते रहेगा। मतलब कि कभी भी रिपीट नहीं हो रहा, पहले 01, 001, 001 इस तरीके से आए जा रहा है। या फिर आप सोच सकते हो 2.12, 112, 111, और इस तरीके से ये चलते जा रहा है। मतलब कोई पैटर्न नहीं है इसके अंदर, इस तरीके से ये चलते जाएगा। ठीक है, मतलब कभी भी रिपीट नहीं हो रहा। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि जो भी हमारे ऐसे नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक √2, √3, √5, क्योंकि √4 का तो 2 हो जाएगा ना, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। √6, √7, √8, ये सब हमारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर है। आप इनको कभी भी सॉल्व करने जाओगे इनके रूट को, आप कभी भी मतलब आप ऐसा नहीं पाओगे कि रिपीट होना स्टार्ट कर दे या फिर टर्मिनेट हो जाए, यानी कि आप इसका रूट कभी भी निकाल ही नहीं पाओगे। इसीलिए हम जैसे √2 की या √3 की जो भी वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं वो सब उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। इनफैक्ट पाई भी एक इरेशनल नंबर है, स्टिल हम इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं 22/7, जो कि एक रेशनल वैल्यू है। पर ये भी आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि पाई की वैल्यू एग्जैक्टली तो हम कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कैसा है, ना तो ये कभी रुकने वाला, ना कभी ये रिपीट होने वाला। बात समझ रहे हो आप? तो इसकी हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं 3.14 या 22/7, वो जस्ट इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, क्योंकि वो तो एक रेशनल टर्म होती है भाई। अच्छा भाई, और भी आप ले सकते हो, जैसे कि अगर आपने कभी सुना हो एक यूलर नंबर होता है, तो इसकी भी वैल्यू जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो भी अगेन हम क्या यूज़ करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ करना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये नंबर को ही हम नहीं लिख पा रहे, तो इसको कैलकुलेट करना या फिर इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड या ऐड करना तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे कि सपोज़ अगर मेरे को यही नंबर कहीं पे यूज़ करना है, तो मैं इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या यूज़ कर लूँगा, 1.01 यूज़ कर लूँगा। इसी तरीके से पाई की अप्रॉक्स वैल्यू मैं हमेशा यूज़ कर लेता हूँ, कितनी, 22/7। ठीक है भाई। अच्छा भाई, आगे चल लेते हैं। अच्छा, इमेजिनरी नंबर के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कभी भी अगर आपकी मैथमेटिक्स में ऐसा है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, तो वो किसकी कैटेगरी में चले जाएगा, इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में चले जाएगा। मैं आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आप दुकान पे जाके कह सकते हो कि अंकल मेरे को 5/2 kg सपोज शुगर दे दो। उसका मतलब अंकल समझ जाएंगे इसको 2.5 किलो चीनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, अंकल मेरे को 10/3 kg शुगर दे दो, तो उसका मतलब भी अंकल समझ जाएंगे कि इसको लगभग 3 किलो 300 ग्राम के लगभग क्या चाहिए, इसको शुगर चाहिए। पर अगर आपने दुकान पे जाके ये बोल दिया कि अंकल मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ -5 kg शुगर दे दो, तो अंकल आपको शुगर दें या ना दें, एक आधा रैप्टा जरूर देंगे, क्योंकि वो अंकल वहाँ पे समझ जाते हैं। क्यों समझ जाते हैं? क्योंकि ये रियल वर्ल्ड की बात अभी कर ही नहीं रहे, तो इमेजिनरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इसीलिए आप कभी भी अपने कैलकुलेटर वगैरह में भी कैलकुलेट करोगे ना स्क्वायर रूट ऑफ माइनस समथिंग, तो वो वैल्यू वहाँ पे दिखा देगा नॉट डिफाइंड, या फिर कुछ एरर, मैथ एरर इस टाइप में करके दिखा देगा। इनफैक्ट आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जैसे कि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि नेगेटिव, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ही है, इसकी पावर हाफ। तो इसको आप जनरलाइज भी इवन कर सकते हो कि कभी भी अगर हमारे पास इस तरीके की कोई टर्म आ रही हो 1 में इवन, या फिर आई शुड से ऑड अपॉन में इवन, तो ये क्या होता है, एक इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, रियल पार्ट से ये दूर हो जाता है भाई। ठीक है, हालांकि अभी स्कोप ऑफ स्टडी से हमारे बाहर है, हमें इस पर थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। नंबर सिस्टम में 2 तरीके के नंबर, रियल, इमेजिनरी। रियल असली नंबर, इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर फर्दर 2 टाइप के, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल अपने कैसे हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग नेचर होएगा, या फिर टर्मिनेट नहीं हुए तो एटलीस्ट ये क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप के हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई एक ऐसा नंबर हमारे पास आया जो कि इनमें से दोनों में से कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, देन इट विल बी कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड इट विल लाई इन द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कुछ देख लिया। तो इरेशनल नंबर इनफैक्ट अगर कभी अपने को यूज़ भी करने पड़े तो हम इनकी अप्रॉक्स वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हम इनकी कभी भी कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा भाई, ये तो एक मतलब जनरल इंट्रोडक्शन टाइप हो गया इस चैप्टर का।
अब हम काम की बात कर लेते हैं कि जैसे सवाल हमारे पेपर में आने वाले हैं, तो इस चैप्टर के अंदर अपने को दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक पढ़ना है अपने को LCM HCF के बारे में, और दूसरा अपने को पढ़ना है कि कोई भी जैसे कि इर्रेशनल नंबर आता है √2, √3, √5, √6, तो इनको हम इर्रेशनल प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम पकड़ के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन ही दे दिया क्या डायरेक्ट? चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार हल्का सा आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पे समझो जैसे कि अपने को LCM और HCF के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, HCF एंड LCM। तो आप एक बात बस समझ के चलो, यहाँ पे क्या समझोगे कि HCF का मतलब क्या होता है। वैसे तो आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो मैं नहीं पूछ रहा। HCF का मतलब ये होता है सबसे बड़ा वो नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं 18 और 27 का HCF क्या है, ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, सबसे बड़ा वो नंबर जो 18 को भी डिवाइड कर दे, 27 को भी डिवाइड कर दे। तो क्या हुआ, वो नंबर 9 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं LCM की, तो इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो खैर आपको पता है, पर अगर मैं इसका एग्जैक्ट मतलब समझने चाहूँ कि ये बोल क्या रहा है, वो ये बोल रहा है कि सबसे छोटा ये नंबर जो कि दोनों गिवन नंबर्स की टेबल में आता हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे अगेन 18 और 27 का क्या पूछ लूँ, LCM पूछ लूँ, तो आप क्या बताओगे, सर 54 वो सबसे छोटा नंबर है जो 27 की टेबल में भी आता है और 18 की टेबल में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इनके मतलब की, पर हमें देखना है कि इन्हें कैलकुलेट कैसे करना है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। सपोज अपने पास एक नंबर है A, जिसको मैंने कुछ फैक्टराइज करके इस तरीके से लिख दिया है। आई होप आप लोगों को फैक्टराइज करना आता होगा, जो हम ऐसे करके करते थे। जैसे सपोज ये 27 है, तो ये 3 लिख लिया, फिर यहाँ पे 9 आ गया, फिर ये 3 लिख लिया, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ 3 लिख लिया था, यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। तो 27 कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स 3, यानी कि 3 की पावर 3 इसको मैं लिख सकता हूँ। अच्छा भाई, हालांकि इस पे बात नहीं करेंगे अभी, मेन काम पे आता है कि A को सपोज हमने फैक्टराइज करके कुछ इस तरीके से लिख लिया। थोड़ा सा बड़ा सा नंबर ले रहा हूँ मैं, तो इस तरीके से मैं कुछ भी अपने मन से यहाँ लिख देता हूँ, और B यहाँ पे लिख लेता हूँ एक और नंबर। सपोज ये अपना 2 की पावर 3, 3 की पावर 7, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2, 11 की पावर 2 लिख लेते हैं। चलो ठीक है, तो LCM क्या है या HCF क्या है? HCF है कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर्स का मल्टीपल। यानी कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे कॉमन कौन से नंबर हैं। जैसे कि 2 दोनों में है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, 11 कॉमन नहीं है दोनों में, यानी कि उसको नहीं देखना। 13 कॉमन नहीं है दोनों में, उसको नहीं देखना। और कॉमन की कैसी पावर आपको चूज करनी है? स्मॉलेस्ट पावर आपको चूज करनी है, क्योंकि स्मॉलेस्ट ही वो पावर होगी जो कि दोनों में प्रेजेंट होगी। HCF का मतलब क्या है? सबसे बड़ा वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी वही दोनों को डिवाइड कर पाएगी। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ इसे अच्छे से। कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर्स का मल्टीपल का प्रोडक्ट लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पे समझो कॉमन क्या है, यहां पे 2 कॉमन है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये आ गया भाई। फिर 3 कॉमन है, 3 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 4। फिर 5 कॉमन है, 5 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 2। देन 7 कॉमन है, 7 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 1। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया? A एंड B का क्या हो गया? ये अपना HCF निकल के आ गया भाई। ठीक है, इसी तरीके से अगर सपोज मैं LCM की बात करूं, तो LCM क्या हो जाएगा? सब की हाईएस्ट पावर्स का मल्टीपल। यानी कि यहाँ पे आपको जो भी लिखा दिख रहा है ना, इसके अंदर जो भी दिखा रहा है, उसकी जो भी हाईएस्ट पावर आप चूज कर सकते हो वो आपको चूज कर लेनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो दोनों में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सब की हाईएस्ट पावर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे जैसे सबसे पहले मेरे को क्या दिखा? 2, तो 2 की पावर हायर क्या है? 5 है। फिर 3 दिखा, 3 की हायर पावर क्या है? 7 है। फिर 5 दिखा, 5 की हायर पावर 3 है। देन 7 दिखा, 7 की हायर पावर अगेन 2 है। फिर 11 दिखा, 11 की हायर पावर 2 है। देन 13 दिखा, 13 की भी हायर पावर क्या है?
2 है। यहाँ पे अपने को कॉमन से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमें सब की हाईएस्ट पावर लेनी है और यहाँ पे हमें HCF में कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर्स चूज करनी है। आई होप आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे चलो एक काम और करते हैं, हम A और B को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार, तो A इंटू बी जब मैंने करा तो देखो क्या आया, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8, देन 3 की पावर 11, देन 5 की पावर 7, देन 7 की पावर 2, सॉरी 3 हो जाएगा, ये पावर से ऐड हो जाएंगे, देन 11 की पावर 2 हो जाएगा और 13 की पावर भी 2 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके A इंटू बी करके अपना ये आ जाएगा। अच्छा, जैसे सपोज अगर मैं LCM और HCF जो आया था A और B का, इन दोनों को भी एक बार मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 8, देन 3 की पावर 11, देन 5 की पावर 5, देन 7 की पावर 3, देन 11 की पावर 2 एंड देन 13 की पावर 2। ठीक है, सॉरी 5 की पावर यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो आपको ये दोनों लगभग या फिर आई शुड से एग्जैक्टली सेम नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट या फिर आई शुड से वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है कि कभी भी मैं LCM और HCF का प्रोडक्ट करता हूँ, LCM और HCF का अगर मैं कभी भी प्रोडक्ट करता हूँ तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू में HCF। ऑल्सो यहाँ पे नोट कर लेना, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर दो नंबर्स के लिए ये वैलिड है। अगर ऐसा मत सोचना कहीं 3 नंबर्स का LCM निकाल दिया और HCF निकाल दिया, तीनों को प्रोडक्ट करके देख रहे हो वो उनके LCM और HCF के इक्वल आएगा, वो नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो इट इज़ वैलिड ओनली फॉर दो नंबर्स के लिए ये हमारी प्रॉपर्टी वैलिड है भाई। ठीक है, अच्छा भाई, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बस लास्ट में बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चंस इतने करा दूंगा, बहुत सारे करा दूंगा। ठीक है, अच्छा भाई, जैसे कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 27 और 18 का HCF क्या है, तो आपने क्या बताया, 9 बताया। और अगर मैंने पूछा आपसे LCM 27 और 18 का, तो आपने मेरे को बताया 54। तो यहाँ से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो हमारा LCM होता है ये हमेशा गिवन नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है, और HCF जो होता है ये हमेशा गिवन नंबर से छोटा होता है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि HCF क्या है, वो डिवाइड करता है, गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है। 27 और 18 को कौन डिवाइड कर रहा है, 9। तो 9 को क्या होना पड़ेगा, उनसे छोटा होना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएगा, उन्हें डिवाइड कर पाएगा। और LCM क्या है, सबसे छोटा वो नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो। अब टेबल में आने वाला नंबर तो हमेशा ही क्या होगा, गिवन नंबर से बड़ा होगा, है ना। जैसे कि 2 की टेबल में जो भी नंबर आते हैं 4, 6, 8, ये सब क्या हैं, 2 से तो बड़े ही हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने और ये समझ ली, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के लिए काम आएगी हमारी, कि HCF हमेशा छोटा होता है और LCM हमेशा क्या होता है, गिवन नंबर से बड़ा होता है। आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो ना, HCF में क्या लिखा है, हाईएस्ट लिखा है, और LCM में क्या लिखा है, लोएस्ट लिखा है। स्टिल LCM बड़ा है और HCF क्या है, छोटा है। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब भाई इसकी वर्ड प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी खतरनाक टाइप, पर इनको टेंशन मत लो, वी विल टैकल। ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस को देख के एक बात तो समझ आ जाती है कि ये इसमें अपने LCM निकालना है या फिर HCF निकालना है, बट स्टिल ये कन्फ्यूजन रह जाती है कि LCM निकालें या फिर HCF निकालें। ये तो पता है दोनों में से एक, पर करना क्या है वो हमको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट बात सीखी कि HCF हमेशा छोटा है और LCM हमेशा क्या है, बड़ा है गिवन नंबर से। तो अगेन हम जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर एक ही बात सोचेंगे कि जो हमारा आंसर आ रहा है फिजिकली वो गिवन नंबर से बड़ा आना चाहिए या फिर वो फिजिकली गिवन नंबर से छोटा आना चाहिए। अगर तो छोटा आना चाहिए तो HCF निकाल देंगे, अगर तो बड़ा आना चाहिए तो हम क्या निकाल देंगे, इसका LCM निकाल देंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी। अगर आपको लगता है गिवन नंबर से आंसर बड़ा है तो LCM, छोटा है तो HCF। अब भाई क्वेश्चंस पे आ जाओ।
अ फ्रूट वेंडर हैज़ इतने एप्पल्स, इतने ऑरेंजेस, ही पैक देम इनटू बास्केट्स, ईच बास्केट कंटेन only one of the two fruits but in equal number. Find the number of fruits to be put in each basket in order to have minimum number of baskets. ठीक है, तो जो भी कहानी कह रहे हैं कोई नहीं, अच्छी बात है, इन्होंने कही कहानी वो बहुत अच्छी बात है, पर आप मेरे को सिर्फ ये बात बताओ कि ये जितने एप्पल्स हैं और ये जितने ऑरेंजेस हैं, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये डब्बों में डालने हैं, ठीक है। और अगर ये डब्बों में डालने हैं, हमसे ये पूछ रहा है कि एक डब्बे में कितने एप्पल और कितने ऑरेंजेस हम डालें, ठीक है, कि मिनिमम नंबर ऑफ डब्बे हमारे लगे। तो आप मेरे को बताओ, जो एप्पल एक डब्बे में आएंगे या ऑरेंजेस जो एक डब्बे में आएंगे वो 990 से क्या बड़े हो सकते हैं या 945 से क्या बड़े हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि इतने तो अपने पास टोटल ही है ना, तो एक डब्बे में तो इनसे तो कम ही अपने ऑरेंजेस या एप्पल्स आएंगे ना। और अगर हमारे गिवन नंबर से हमारा आंसर छोटा आना है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, गिवन नंबर से छोटी वैल्यू यानी कि HCF। यानी कि क्वेश्चन में वो पूछना चाह रहा है आपसे HCF ऑफ 990 एंड 945। आई होप इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। फैक्टराइज देन प्रोसीड द सेम वे, ठीक है। चलें आगे, या करके दिखा दूँ? करके दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे कि अपने पास ये 990 है तो इसको इस तरीके से हम फैक्टराइज कर लेंगे, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, सॉरी, 990 और 945, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख भी दिया। वैसे तो 45 की टेबल में दोनों ही आते हुए दिख रहे हैं मेरे को, पर कोई बात नहीं, ये आराम से कर लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे सपोज इसको सबसे पहले मैंने 3 से ले लिया, 330, फिर अगेन 3 से ले लिया, 110, अब की बार 2 से ले लिया 55, अब की बार 5 से ले लिया तो ये कितना हो गया 11, और अब की बार 11 से तो ये कितना हो गया 1। तो 990 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 11 की पावर 1। 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1, ठीक है। इसी तरीके से 945 को भी देख लेते हैं। तो 5 की टेबल से 3 से कर लेते हैं पहले। तो 3 की टेबल से 3 पे, देन 1 पे एंड देन 5 पे। अगेन 3 की टेबल से जा रहा है 105 पे। अब की बार 5 की टेबल से जा रहा है 21 पे, और अब की बार 3 की टेबल से जा रहा है 7 पे, और अब की बार 7 की टेबल से जा रहा है 1 पे। तो 3 कितनी बार आ गया इसमें? 3 बार आ गया। 5 कितनी बार आ गया? 1 बार आ गया। और 7 भी कितनी बार आ गया? 1 बार आ गया। अब HCF क्या था? कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर्स का मल्टीपल। तो कॉमन 3 है तो स्मॉलेस्ट पावर 2, और कॉमन 5 है, स्मॉलेस्ट इसके अंदर कुछ है नहीं, दोनों की बराबरी है। तो 9 5 45, जैसा कि मैंने आपको बोला भी था, ठीक है। तो 45 एप्पल एक डब्बे में डलेंगे और 45 एक डब्बे में, ऑरेंजेस एक डब्बे में डलेंगे, और अपने मिनिमम नंबर ऑफ डब्बे लगेंगे। हालांकि इस सब बारे में अपने को नहीं सोचना, अपने को सिर्फ इतना सोचना है कि एक डब्बे में जितने भी डलेंगे वो 990 या फिर 945 से तो कम ही होंगे, और अगर कम होंगे तो HCF। चलो भाई आगे चलते हैं। 3 लाइट्स ऑफ, कुछ भारी सवाल लग रहा है। 3 लाइट्स ऑफ रेड ग्रीन, अच्छा 3 लाइट्स हैं कुछ अपने पास, ठीक है। एक रेड कलर की है, और रेड कलर की लाइट हर 5 सेकंड बाद जलती है। समझ गया हूँ मैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। और जो ब्लू कलर की जो लाइट है ये 3 सेकंड के बाद जलती है, और जो ग्रीन कलर की लाइट है, ब्लू की 3 सेकंड बाद और ग्रीन की हर 6 सेकंड बाद लाइट जलती है रिस्पेक्टिवली। इफ़ दे हैव ब्लिंक टुगेदर एट 8 PM, 8 बजे ये एक साथ झपकी हैं। ये हर 5 सेकंड बाद एक बार झपकती है, बंद हो जाती है, हर 3 सेकंड बाद एक बार झपकती है, बंद हो जाती है, हर 6 सेकंड बाद एक बार झपकती है, एक बार। ये एक साथ झपकी हैं सारी लाइट, कितने बजे? 8 बजे भाई, ठीक है। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल ब्लिंक अगेन। अच्छा मेरे को एक चीज़ सिर्फ ये बता दो, अगर ये हर 5 सेकंड बाद, ये 3 सेकंड बाद, ये 6 सेकंड बाद झपकती है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये 5 सेकंड से पहले या फिर 3 या 6 से गिवन नंबर से पहले एक बार दोबारा ये झपक जाए?
क्या हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो गिवन नंबर से बड़ा ही आएगा, क्योंकि 5 सेकंड के बाद तो एटलीस्ट, या फिर 3 सेकंड के बाद तो एटलीस्ट ये सारी मतलब इसके बाद ही एक साथ झपक सकती है, उससे पहले तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 सेकंड से पहले तो ये दोबारा जलेगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो जो आंसर आएगा वो तो 3 से या 5 से या 6 से इन सबसे बड़ा ही आना है। और अगर तो आंसर हमारा बड़ा आना है तो इसका मतलब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? एलसीएम कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई। अब आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ टू कैलकुलेट दिस योरसेल्फ, और आप इसका एलसीएम खुद से बता सकते हो कि इसका एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 30 वो सबसे छोटा नंबर है जो 5 की, 3 की और 6 की इन सब की टेबल में आता हो। ठीक है, ये आप खुद से कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा? आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल ब्लिंक अगेन। तो 8:30 बाद ये दोबारा ब्लिंक हो जाएंगी भाई। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर हाउ मच टाइम, तो ये कितना आ जाएगा? 30 सेकेंड बाद ये दोबारा जल जाएंगी। अच्छा, आगे भी कुछ बोल रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स दे विल ब्लिंक टुगेदर टिल 9 PM। अच्छा भाई, अब सिर्फ आपको ये देखना है कि 8 PM से लेके 9 PM के बीच में कितनी बार 30 सेकेंड्स आता है। तो ये सीधी सी बात है, 3600 टोटल सेकेंड्स है। हर 30 सेकेंड बाद ये एक साथ झपकेंगी। तो यहाँ से अब आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा 0 से 0 डालो, 3 की टेबल से इसको डालो, तो 120 बार ऐसा होगा 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में कि ये एक साथ झपकेगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और आप ध्यान रखना, क्या कि जो 8 बजे वो एक साथ झपक रही है वो मैंने काउंट नहीं किया, पर 9 वाला कर रखा है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपसे पूछ रखा है। ठीक है, जो 9 बजे वो एक साथ, अगर वो बिल्कुल ही बोले हाउ मेनी टाइम्स विल दे ब्लिंक टुगेदर टिल, अगर वो बिटवीन पूछते तो ये 9 वाला मैं कैलकुलेट नहीं करता, इसमें से -1 कर देता हूँ। ठीक है, बिटवीन अगर वो सिर्फ पूछ रहे होते, बिटवीन मतलब कि इन दोनों इंटरवल्स के बीच में। अब टिल मतलब यहाँ तक कितनी बार झपकी हैं, तो मैंने बता दिया भाई, यहाँ तक 120 बार वो झपकी है। ठीक है। अच्छा भाई, चलें आगे। देयर इज़ अ सर्कुलर गार्डन, सर्कुलर पार्क, स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया 18 मिनट में उसका राउंड लगाती है, रवि 12 मिनट में लगाता है। तो सीधा सीधा मेरे को ये बताओ, क्या 12 मिनट से पहले वो या 18 मिनट से पहले वो मिल सकते हैं? मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते ना। बस सीधी सी बात है, जो आंसर आएगा वो 18 और 12 दोनों से ही बड़ा आएगा, क्योंकि 18 में तो रवि एक ही बार घूम के आएगा, या फिर सोनिया 18 में तो एक ही बार घूम के आएगी। तो जो भी हमारा आंसर आने वाला है वो इन दोनों गिवन वैल्यूज़ से बड़ा आने वाला है। इसका मतलब अपने को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। छोटा सा कंसेप्ट है बट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कि कैसे आप मतलब वेरी क्विकली दोनों के आंसर्स, मतलब इस तरीके की बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स के आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। सीधी सी एक ही बात सोचो कि जो भी गिवन नंबर्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या आपका आंसर उनसे बड़ा आना चाहिए या फिर छोटा आना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे सोचा कि अगर तो सोनिया 18 मिनट में घूम के आती है यहाँ पे, और जो रवि है वो 12 मिनट में घूम के आता है यहाँ पे, ठीक है, तो एटलीस्ट अगर इन्हें दोबारा यहाँ पर मिलना है, सेम पॉइंट पे वापस से इन्हें दोबारा मिलना है, तो 12 मिनट से पहले तो नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि रवि ही 12 मिनट बाद आएगा या सोनिया ही 18 मिनट बाद आएगी यहाँ पे घूम के। ठीक है, तो मैंने कहा आंसर बड़ा आएगा, तो इसका क्या निकाल दो भाई? एलसीएम कैलकुलेट कर दो। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ दिस रूम। ठीक है, तो ये कुछ लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दे रखी है एक रूम की। ठीक है, और अपने को क्या करना है? सारी लेंथ्स जो है मेजर करनी है। ठीक है, अगर तो अपने को कोई चीज़ मेजर करनी होती है, जैसे सपोज़ कोई मेरे को इतनी ये लेंथ मेजर करनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो जो मेरे को स्केल चाहिए वो या तो इससे छोटा हो, तभी तो मैं इसको मेजर कर पाऊँगा ना भाई, क्योंकि अगर वो इससे बड़ा हो गया तब मैं इसको कैसे मेजर कर पाऊँगा। अगर सपोज़ मेरे पास, मतलब आप ये मत समझना कि असली वाला स्केल है तो उसके अंदर तो, क्योंकि बीच में डिविजन्स होते हैं ना, यहाँ पे सपोज़ सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि रोड है, द लॉन्गेस्ट रोड। ठीक है, विच कैन मेजर, इसके अंदर जैसे कि मेजरमेंट किस तरीके से करना चाह रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे सपोज़ ये लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, और अपने पास क्या है? एक स्टिक होगी, ये रॉड होगी, जैसे सपोज़ ये इतनी रोड है, तो ये यहाँ पे ये देख लेंगे कि जैसे कि अगर ये रोड की लेंथ मालूम है कि ये 50 सेंटीमीटर की है, तो ये देख लेंगे कि ये कितनी बार इस लेंथ पे आ रही है। जैसे एक बार, फिर यहाँ पे जाके 2 बार आ गई, फिर 3 बार,
फिर 4 बार, और अगर ये जैसे ऐसे 5 बार आ गई तो हम कहेंगे कि एक बार ये 50 सेंटीमीटर की थी तो 5 बार कितने की हो गई, ये पूरी 250 सेंटीमीटर की हो गई। असली स्केल की तरह मत समझना आप इसे थोड़ा सा, कि आप सोचो कि भाई छोटी लेंथ है, बड़ा स्केल ले लो, आराम से मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो रॉड है वो छोटी होनी चाहिए, किससे, इस लेंथ से एज वेल एज इस लेंथ से। इसका मतलब अपने को जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, HCF कैलकुलेट करना है, किसका, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ सबको, 825, 675 और 450 सेंटीमीटर का। तो इन सब का HCF निकालेंगे तो एक छोटी रोड आएगी, उसको हम मल्टीपल टाइम्स घुमा घुमा के या रख रख के चेक कर सकते हैं कि अपने को जो भी लेंथ है वो कितनी हो सकती है, ठीक है। आप एक हिंट और भी ले सकते हो यहाँ पे से, क्या हिंट ले सकते हो कि उन्होंने क्या वर्ड यूज़ करा है, लॉन्गेस्ट वर्ड यूज़ कर रखा है यहाँ पे। और लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है, सबसे बड़ी। तो LCM में भी क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मतलब तो सॉरी HCF में हम सबसे बड़ी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हाईएस्ट बोलते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसका HCF कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय, मतलब ऐसा एक नंबर अपने को कैलकुलेट करना है जो कि 1 से लेकर के 10 तक सब नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब उन्हें करे नहीं, उनसे हो जाए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर अपने को कोई नंबर डिवाइड करना है, ठीक है, तो वो नंबर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जिससे वो डिवाइड होना चाहता है उससे। जैसे कि अगर सपोज़ मेरे को 10 को डिवाइड करना है, ठीक है, तो मतलब डिवाइड करने का मतलब ये होता है, वरना डिवाइड तो सब कुछ ही हो जाता है, मतलब कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि अगर मेरे को 10 को डिवाइड करना है तो मेरे को 10 से छोटे नंबर ही चूज़ करने पड़ेंगे, ये बात समझ में आ रही है, डिवाइड करने के लिए। तो वही बात यहाँ पे भी है, यानी कि जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, इन नंबर से बड़ा आने वाला है। तो सीधी सी बात है, हम क्या कर लेंगे, LCM कैलकुलेट कर लेंगे, किसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 का, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा भाई, आगे चल लेते हैं। अच्छा भाई, ये कुछ अच्छे सवाल आ गए यहाँ पे। LCM और HCF की जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, क्या बताई थी कि LCM इंटू में HCF जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है भाई। ये बात समझ में आ गई आपको। LCM इंटू में HCF किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने को LCM की वैल्यू दे रखी है 182, HCF की वैल्यू तो मालूम नहीं है, और नंबर्स क्या दे रखे हैं, 91 एंड 26 दे रखे हैं। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो यहाँ पे 2 पे कैंसिल हो गया, 2 से इसे कैंसिल करूं तो 13 पे, इसका मतलब HCF कितना आ गया यहाँ पे, 13 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245, मतलब जो इसको डिवाइड करे, अगर डिवाइड कर रहा है तो इससे छोटा होगा, और इसको भी डिवाइड करे, लीव, और है भाई ये तो अच्छा सवाल है। 245 को भी डिवाइड करना है एंड 1029 को भी डिवाइड करना है, और दोनों केस में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ कि रिमाइंडर होता क्या है। रिमाइंडर वो वैल्यू होती है जो डिवाइड करने पे बच जाती है। क्या होती है, बच जाती है। तो आप एक सीधी सी बात ये समझो कि यहाँ पे जब मैं डिवाइड कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज 15 को 2 से डिवाइड कर रहा था तो 7 पे गया, यहाँ आया 14, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बच गया भाई, 1 बच गया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अगर इस 15 में ये 1 होता ही ना, मतलब 15 जो 15 है इसमें 1 ना होता, यानी कि जो हमारी ये वैल्यू है कितनी होती, 15 माइनस 1 यानी कि 14 होती। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता, मतलब अगर ये 1 तो बचा है ना, अगर जो बचा है वो होता ही ना तो बचता ही ना, और अगर बचता ही ना तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता। तो सेम बात यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा है, 5, अगर ये होता ही ना तो बचता ही ना, और यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बचा था, 5, और ये भी 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, तो 1024 ये आ गया हमारा, ठीक है भाई। तो यानी कि अगर इनमें 5-5 रिमाइंडर बच रहा था तो इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, और क्योंकि हमें इन नंबर्स को डिवाइड करना है तो जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तभी इन्हें डिवाइड कर पाएगा। यानी कि हमें क्या निकालना है, इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है, ठीक है। आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर मेरे को कमेंट्स में बताते जाना, ठीक है।
क्योंकि आई होप ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन को अटैक किस तरीके से करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा छोड़ते जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, आगे चल लेते हैं। क्या है, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर HCF। ये कुछ सही सवाल लग रहा है। तो LCM जो है ये क्या है, 14 टाइम्स देयर HCF है। द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर HCF। इफ सम ऑफ LCM एंड HCF, जो ये बोल रहे हैं मैं लिखता जा रहा हूँ, सम ऑफ LCM एंड HCF इज 750। अच्छा भाई, मैं LCM की जगह 14 HCF यूज़ कर लेता हूँ। अभी तक मैंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, पर ऑफ कोर्स सब कुछ कैलकुलेट ही करना होगा, तो मैं साथ के साथ जो भी हो रहा है, तो 15 HCF इज इक्वल टू 750। इसका मतलब HCF की वैल्यू जो भी इन्होंने कहानी हमें सुनाई थी 15 की टेबल से ये 5 पे चले जाएगा, तो ये कितना है, 50 है। और अगर HCF 50 है तो LCM कितना हो जाएगा, 14 इंटू में 50 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 14 इंटू में 50 हो जाएगा। आई गेस ये 700 होता है, ठीक है। 14 5 से 70 और ये 0, तो 700 हो गया। अच्छा भाई, वन ऑफ द नंबर्स इज 250, फाइंड द अदर। अच्छा देखो, अब अपने को मालूम है कि LCM इंटू में HCF किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। LCM की वैल्यू देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही निकाल ली, और HCF की भी निकाल ली थी। एक नंबर अगर इतना है तो दूसरा नंबर ये मेरे से पूछने लग रहे हैं। तो अगर इसको 50 की टेबल से ही काट दूँ तो ये 5 पे चले गया, और इसका मतलब B की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इधर डिवाइड कर दूंगा तो ये कितनी आ गई, 140 वैल्यू आ गई। किसकी, B की। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। दिस इज एक अच्छा सवाल, ठीक है, क्योंकि इसमें लीनियर इक्वेशन भी यूज़ करवा ली इन्होंने। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये दी थी, दूसरी इक्वेशन ये दी थी, पर मैंने साथ की साथ ही सॉल्व कर दी, तो आपको पता भी नहीं चला होगा, ठीक है। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर प्राइम कंपोजिट के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या और कंपोजिट नंबर होते क्या। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि जनरली हम इसके बारे में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन रखते हैं कि जो नंबर खुद से डिवाइड होता है और लाइक 1 से डिवाइड होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से तो 1 भी प्राइम हो जाएगा, पर 1 को हम क्या बोल देते हैं, वो स्पेशल नंबर है, एक्सेप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इधर यहाँ पे समझो पहले कि प्राइम नंबर होते क्या है, एक बार पहले अच्छे से समझ लो, देन इन दोनों क्वेश्चंस पे हम आएंगे। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हों। कितने फैक्टर्स, 2 फैक्टर। अब ये मत कहना यही तो हम भी कह रहे थे सर कि वो नंबर खुद और 1, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ उसके कोई भी 2 फैक्टर होने चाहिए, पर एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। इसके बाद कंपोजिट। कंपोजिट क्या होता है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर होते हैं इसके, मोर देन 2 फैक्टर्स इसके होते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हो 1 का क्या केस है। 1 के कितने फैक्टर है, सिर्फ इसका एक ही फैक्टर है 1, इसीलिए ना ये प्राइम होता ना ये कंपोजिट होता। आई होप अब की बार आपको बात समझ में आ गई होगी। प्राइम वो जिनके 2 फैक्टर, कंपोजिट वो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर। अब 1 के ना 2 से ज़्यादा ना 2, तो ये क्या है, ना ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। क्लियर है, एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं होता भाई, मैथ में तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। चेक इफ दिस इज प्राइम और कंपोजिट। तो अगर तो देखो ये कंपोजिट हुआ तो हमें क्या करना है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर ढूंढ के निकालने हैं। अब देखो, अगर मैं इस पूरे में से 3 को कॉमन ले लूँ, क्योंकि इस पूरे में एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो कॉमन हम हमेशा टर्म से ले सकते हैं। तो अगर 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और यहाँ पे बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू में 5, यहाँ से 3 चले जाएगा। अब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये, एक इसका 1 फैक्टर है, और एक इसका ये नंबर खुद ही फैक्टर है पूरा का पूरा। तो इसके हमें 4 फैक्टर मिल गए, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बोल सकते हैं सीधा कि एज द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज़ कंपोजिट। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि देखो 6, अच्छा 6 ही कॉमन आ जाएगा यहाँ से तो इनफैक्ट, वरना यहाँ से और यहाँ से मतलब 2 भी कॉमन ले सकते थे, उससे भी काम चल जाता अपना। तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये 3 2 जा 6 बाहर जा चुका है कॉमन के तौर पे, और यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगेन हम देख सकते हैं ये जो नंबर था इसका एक तो 1 फैक्टर होगा,
ए के नंबर खुद ही होगा फैक्टर, एक इसका फैक्टर देखो हमें 6 दिख गया, अगर 6 दिख गया तो इसके फैक्टर 2 और 3 भी होंगे, और एक हमें इसका फैक्टर ये और भी दिखने लग रहा है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आपको इसी फॉर्म में मिलेंगे जहाँ पे कुछ ना कुछ पक्का से कॉमन निकल के आ रहा होगा, और हमेशा आंसर क्या आएगा, कंपोजिट ही आएगा। ठीक है, स्टिल मैंने आपको पूरा बता दिया कि वाई मतलब प्रोसेस ही हम किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे चल लेते हैं। फाइंड द HCF। अच्छा एक काम करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में डालते हैं, क्योंकि सिंपल HCF LCM निकालने के ही हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर मेरे को बताना। अगेन ये सिमिलर टाइप का ही है, 70 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर है, इसका मतलब 65 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा, और 125 को डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर है, यानी कि 117 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली HCF पूछ रखा है 65 का और 117 का। एक बार आप इन दोनों को खुद से ट्राई करना और मेरे को बताना भाई। अच्छा भाई, अब अगेन इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में ना आए, और अगर ये नहीं आएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो एक बार इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं और इस चैप्टर को पैकअप कर देते हैं आखिर तक के लिए। ठीक है, तो अपने को प्रूव करना है क्या कि √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा अजम्पशन वगैरह टाइप की बात करेंगे, अजम्पशन और उस अजम्पशन की कॉन्ट्रडिक्शन कुछ कर देंगे, और फिर कहेंगे कि हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग थी। ठीक है, स्टिल आई विल ट्राई टू गिव यू मैक्सिमम लॉजिक सो दैट यू शुड नॉट थिंक कि हमें ये याद करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो भाई एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने √3 को इर्रेशनल मान लिया भाई, सॉरी रेशनल मान लिया, इर्रेशनल प्रूव करना था। लेट √3 बी अ रेशनल नंबर, इसको क्या मान लिया मैंने, रेशनल नंबर मान लिया। अच्छा इसके अंदर एक थ्योरम का भी यूज़ है, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। लेट √3 बी अ रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब इसे p/q की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि जो भी रेशनल नंबर होते हैं उन्हें p/q की फॉर्म में हमेशा लिखा जा सकता है, और यहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। अच्छा देखो, जैसे कोई सपोज़ अपने पास एक नंबर है, जैसे सपोज़ ये नंबर है अपने पास 21/24 है, तो p/q की फॉर्म में ये भी लिखा है, पर इसको हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसे क्या लिख सकते हैं, 7/8 करके लिख सकते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर क्या हैं, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि अब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे इनका एक कॉमन फैक्टर था 3, जिसको मैंने इस तरीके से काट के अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं ले आया हूँ। तो हो सकता है जो यहाँ पे मैंने p/q लिखा है इसके अंदर भी हो सकता है कुछ मतलब कॉमन फैक्टर हों, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आता हूँ और इसको a/b लिख लेता हूँ कि भाई जो भी कट रहा था इसे मैंने अभी काट दिया। अब पर जो भी यहाँ पर ये बचा हुआ है a/b, ये क्या है, को प्राइम है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब सारा गेम यहीं से शुरू हो रहा है कि मैंने यहाँ पे इसे क्या कह दिया, को प्राइम कह दिया। अब लेटर स्टेजेस में मैं यही प्रूव करके दिखाऊंगा कि a और b के बीच में मतलब कोई कॉमन फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, और अगर को प्राइम नहीं है तो हमारी अजम्पशन ये जो ओरिजिनल थी ये रॉन्ग हो जाएगी, और हम क्या कहेंगे कि अजम्पशन रॉन्ग है, तो ये रेशनल नहीं है, क्या है, इर्रेशनल है। क्यों? क्योंकि रेशनल मानने की वजह से यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचने की वजह से यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचने की वजह से यहाँ पहुँचे, और अगर ये रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग था, और ये भी रॉन्ग था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। अगर इसे थोड़ा सा मैं लेफ़्ट राइट एडजस्ट करूँ तो b² किसके इक्वल आएगा, a²/3 के इक्वल आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, क्योंकि इस स्टेटमेंट से मैं ये बोल सकता हूँ कि a² को 3 ने डिवाइड किया और आंसर क्या आ रहा है, b² आ रहा है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपनी थ्योरम निकल के आती है। ये थ्योरम ये बोलती है कि अगर तो कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ। देखो ये थ्योरम ये बोल रही है कि फॉर एग्जांपल अपने पास स्क्वायर ऑफ कोई भी नंबर था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने पास 6 का स्क्वायर था 36, जिसको सपोज 3 डिवाइड करता है ना भाई। तो ये बोल रही है कि अगर तो 36 को 3 डिवाइड करता है तो 6 को भी 3 डिवाइड करेगा। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा भाई,
यहाँ से एग्जाम्पल पे तो आपको सही ये जच रही होगी अभी फिर भी, पर मैं थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करता हूँ। किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो नंबर 2 बार लिखा है, और अगर इसको कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो अंदर यहाँ पे हो क्या रहा होता है कि अल्टीमेटली तो ये इस नंबर को ही डिवाइड कर रहा होता है ना। तो यही इस थ्योरम में बोला भी गया है। ये लोग हमें क्या बोल रहे हैं कि अगर 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 को भी कर रहा है, पर यहाँ पे तो अंदर हम देख ही सकते हैं ना, तो जब वो स्क्वायर को भी कर रहा था तभी भी वो 6 को ही डिवाइड कर रहा था। बात समझ में आ गई? तो इसी स्टेटमेंट से हम देखो क्या लिखते हैं, एज 3 डिवाइड्स as 3 divides b square, therefore it will also divide b। क्योंकि 3b के स्क्वायर को डिवाइड करता है इसलिए 3 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। क्योंकि 3 36 को डिवाइड कर रहा था तो इसलिए 3 6 को भी डिवाइड करेगा। आई होप ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा भाई, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर तो 3b को डिवाइड करता है तो कुछ इसी तरीके से 3 को b को 3 ने डिवाइड करा होगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आया होगा और यहाँ पे अपना रिमाइंडर क्या आ गया होगा, 0 आ गया होगा। क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है उसको हम तभी डिवाइड करना बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर 15 को 3 डिवाइड करता है तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, तभी हम उसको मानेंगे कि वो डिवाइड हुआ। अच्छा भाई, एक चीज़ और भी है कि अगर ये इस तरीके से हो जाता है तो क्या मैं 15 को डिवाइज़र इंटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 5 प्लस 0। तो इसी तरीके से क्या मैं b को 3 टाइम्स ऑफ c लिख सकता हूँ? ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि b जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, b जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड्स b। बात समझ में आ गई? इफ 3 डिवाइड्स 15 और क्वोशिएंट आ रहा है 5, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को 3 इंटू 5 प्लस 0 लिख सकता हूँ। तो b को 3 इंटू सी प्लस 0 लिख सकता हूँ। तो b को क्या लिख लिया मैंने, 3 इंटू में c लिख लिया। ठीक है भाई, ये अच्छे से समझते हैं ना आप बात को। अगर b 3 टाइम्स ऑफ c के बराबर है तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 3c का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ पे ब्रैकेट में आप मेंशन कर देना b इज़ इक्वल टू 3c। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये हुआ क्यों है। ठीक है, अच्छा भाई, तो इसका मतलब यहाँ पे से ये क्या आ जाएगा, 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 3। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे मेरे को लगता है कुछ मिस्टेक कर दिया है। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे a को डिवाइड कर रहा है ना ये, तो वो थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। एज 3 डिवाइड्स a स्क्वायर देयरफॉर इट विल ऑल्सो डिवाइड a, और यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, इस हिसाब से 3c के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अपना क्या होएगा, 3 इज इक्वल टू 9c स्क्वायर बाय b स्क्वायर। ठीक है, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, और इसको मैं सिंप्लीफाई करके अगेन क्या लिख सकता हूँ कि c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगेन मैं वही बात बोल सकता हूँ, क्योंकि 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। जो 3 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर देयरफॉर इट विल ऑल्सो डिवाइड a। यहाँ पे 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ लिख सकता हूँ एज 3 डिवाइड्स b स्क्वायर देयरफॉर इट विल ऑल्सो डिवाइड b। डिवाइड की पता नहीं कुछ स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। ठीक है, देयरफॉर इट विल ऑल्सो डिवाइड b। अब देखो यहाँ पे अपने पास दो स्टेटमेंट आ गई हैं
क्या क्या स्टेटमेंट आ गई है, एक स्टेटमेंट आ गई है ये और दूसरी स्टेटमेंट आ गई है। अब देखो इस स्टेटमेंट में मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 जो है वो a को डिवाइड करता है, और इस वाली स्टेटमेंट में मैं क्या बोल रहा हूँ 3 जो है वो b को डिवाइड करता है। बात समझ आ रही है आपको? पर पहले मैंने क्या कहा था कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम स्टेटमेंट 2 and 3 we can say that three divides both a and b, but earlier we said that a and b are co-prime। यहाँ पे बोला था ना हमने, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। क्या अज्यूम करा था हमने कि √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। बात समझ में आ गई? सॉरी, रेशनल नंबर है। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our wrong assumption that √3 is rational, therefore √3 is irrational। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले हमने एज्यूम करा कि ये रेशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में, p बाई क्यू की फॉर्म से इसे a बाई बी की फॉर्म में लेके आया, जहाँ पे a और b क्या हैं, को प्राइम है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 3 को फैक्टर दिखाया, किसका, a का, फिर 3 को फैक्टर दिखाया b का भी, पर हमने को प्राइम कहा था, यानी कि इनके बीच का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई? क्योंकि अजम्पशन ही हमारी क्या थी, रॉन्ग थी। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, देन इस क्लास को हम एंड कर देंगे पूरा। अच्छा भाई, एक ही क्वेश्चन और समझते हैं कि अब की बार अपने को 2 - 5 √3 इर्रेशनल प्रूफ करना है, पर अब की बार अपने पास थोड़ी सी जानकारी है क्या, कि √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ये अपने को पहले से पता है। ठीक है, पर करना अपने को सेम तरीके से ही है लगभग, बस ये थोड़ा सा आसान है। लेट जो भी अपने को प्रूव करना है अब की बार इसको क्या मान लेंगे, इर्रेशनल प्रूव करना है तो रेशनल मान लेंगे। लेट दिस बी अ रेशनल नंबर, इसको क्या मान लिया अपने ने, रेशनल नंबर मान लिया। अच्छा भाई, अगर तो ये रेशनल नंबर है तो क्या इसे मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अभी अगर इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा, p बाई क्यू -2, यानी कि आ जाएगा -5 √3 इज इक्वल टू p - 2q अपॉन में q। और अगर इसको मैं इधर ले जाऊँ तो √3 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास p - 2q अपॉन में -5q। अच्छा भाई, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर p एक इंटीजर था, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा भाई, अगर p और q दोनों एक इंटीजर थे तो 2q भी एक इंटीजर होगा और p - 2q भी एक इंटीजर होगा, और अगर q इंटीजर था तो -5q भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। यानी कि यहाँ से हम किस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि √3 को हम एक नंबर अपॉन में दूसरे नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे न्यूमरेटर जो है ये किसके इक्वल है, p - 2q के इक्वल है, एंड जो डेनोमिनेटर है ये किसके इक्वल है, -5q के इक्वल है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर तो √3 एक नंबर अपॉन में दूसरे नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो स्टेटमेंट 1 से मैं ये बोल सकता हूँ कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। पर गिवन क्या है क्वेश्चन में कि √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अगर ना भी गिवन होता तो हम खुद से ही लिख देते कि वी नो दैट √3 इज इर्रेशनल। पर अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए
तो पहले आप इस तरीके से √3 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाना एंड देन ये वाला पार्ट प्रोसीड करना। पर अगर 2 या 3 में आता है तो सिर्फ आप इतना ही कर सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ स्टेटमेंट 1 से, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 वी कैन से दैट √3 इज रेशनल, बोल सकता हूँ क्योंकि एक नंबर अपॉन में दूसरे नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है। बट इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल। अगेन अब सेम ही बात वो लिख देंगे हम, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption. What wrong assumption? That this is rational. Wrong assumption that 2 minus 5 √3 is rational, ठीक है। तो फिर आखिरी में क्या लिख देंगे, देयरफॉर 2 minus 5 √3 इज इरेशनल। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के कवर करने की कोशिश करी है। स्टिल आप को जो भी आपके स्कूल टीचर्स या जो भी टीचर्स हैं असाइनमेंट देते हैं उन्हें आप करने की कोशिश करो। उसमें कोई डाउट्स आते हैं तो मेरे को भेजो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा कोई एक शॉर्ट वीडियो बना के, ठीक है। वैसे तो आई होप आपकी डाउट नहीं आने चाहिए क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस में पूरे आंसर नहीं निकाले, आप तक भी छोड़ा है, बट आई थिंक यू आर मैच्योर इनफ टू फाइंड आउट दीज आंसर्स, ठीक है। और ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके कोई भी एग्ज़ाम अभी से लेकर के बोर्ड तक होंगे उन सब में ही आने वाले हैं, मतलब एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें मिस होंगे। इनफैक्ट इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने करे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें अच्छे से करना। और जय हिंद, आपसे दोबारा मिलते हैं, ठीक है। और कोई दूसरे चैप्टर का हम वन शॉट देखेंगे तब, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।